एक बार रिकॉर्ड, ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा नीट की तरफ कौन सा वाला कदम चल रहा है? 13th होगा आई गेस, ठीक है, अदरवाइज वी विल चेक। बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है क्लास की हमारी। हाँ जी तनिष्का। मैम, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस मैं बताऊं? हाँ प्लीज प्लीज। मैम, जो सेंटर ऑफ मास होता है उसमें क्या होता है, हम ना मास पॉइंट मासेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। तो जिस पॉइंट पर पॉइंट मासेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर पॉइंट वेट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। हम सेंटर ऑफ मास के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड को कंसीडर नहीं करते और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को कंसीडर करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दीज आर सब यू गुड। एक ही हार्ट बना पाई मैं, ठीक है। खैर आज हमारा 13th डे है रोटेशनल मोशन के लिए, सॉरी नीट की सीरीज क्या, उसमें हम थ्योरम्स और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा अभी नहीं इंक्लूड करे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स का पूरा एक पीवाईक्यू सेशन हम आज के बाद से स्टार्ट कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और एक छोटा सा लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आराम से शांति से आप लोग कीजिएगा। और जो बच्चे ड्रॉपर्स बैच वाले हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनका शायद नेक्स्ट क्लास, अगर आपका नेक्स्ट स्लॉट फ्री है तो आप थर्मोडायनेमिक्स के लिए 11th क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 11th का नया चैप्टर नया मतलब स्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी कोई और क्लास है तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट क्लास। सबसे पहले इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तो हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो तनिष्का ने डिस्कस कर दिया। आई होप सबको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क समझ आया होगा, राइट? ओके, गुड इवनिंग सृष्टि। इसके अलावा हमारे लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब हम जब ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और एंगुलर वेरिएबल्स इन सबका क्या क्या रोल है वो आपको बता दिया पिछली 2 क्लासेस में। आज मुझे सबसे पहले आपसे जो बात करनी है वो बात करनी है रिजिड बॉडी को लेकर। तो आप लोग बताओगे क्या रिजिड बॉडी क्या होती है? जिससे मैं पूछूं वो हैंड्स आप रेज कर पाओ तो अच्छा होगा, देन आई विल आस्क। ओके, ज़िबा आप बताओ। मैम, ऐसी बॉडी जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कितना भी एक्सटर्नली फोर्स लगाएं पर उसका जो मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो लेंथ होता है या डिस्टेंस होता है वो सेम रहे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। भाई बहुत बढ़िया डेफिनेशन बताई है, वेरी नाइस, वेरी गुड। रिजिड बॉडी उसने सही बताया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि दिस इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी से ऐसी बनाई जाती है। कभी सोचो मेरी ड्राइंग बेकार है, इट्स लाइक अ बोबो डॉल, ठीक है। तो जो रिजिड बॉडी होती है इसमें आप कोई भी 2 इंटरनल पार्टिकल्स जो है मार्क कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई मार्क दीज 2 पॉइंट्स, लेट्स से ए एंड द अदर वन इज बी, ठीक है। अभी आप इनके बीच में डिस्टेंस देखो, दिस डिस्टेंस इज डी। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको कितनी ज्यादा फोर्सेस में डालो, कैसी भी टाइप की फोर्स में डालो, इन 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस डी ही रहेगा। दैट्स वाई ये होती है रिजिड बॉडी। और ये एक बिल्कुल आइडियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। द रीजन बीइंग कि ऐसी कोई भी बॉडी नहीं जिसपे आप फोर्स लगाओ और उसको मॉलिक्यूलर लेवल तक भी फर्क ना पड़े। हो सकता है कि सरफेस पे बहुत ज्यादा विजिबल फर्क ना हो, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ तो डिस्टॉर्शन, कुछ तो डिफॉर्मेशन जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। रिजिड बॉडी अपने को क्लियर होती है बिल्कुल? यस मैम। ठीक है, अब Yes, इसके बाद ma'am. ओके दैट्स कूल, लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। एक छोटा सा डिस्कशन हम टाइप्स ऑफ मोशन का रख लेते हैं। इसमें मैं आपके साथ 3 टाइप के मोशन जो है डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस ट्रांसलेशनल मोशन और इसके भी फर्दर हम 2 पार्ट देखते हैं। तो बेसिकली हम डायरेक्टली उन्हीं 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। एक होता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है बेटा कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोलिंग रोटेशनल मोशन की, जो कि हमारा टॉपिक है। ये हमने डिस्कस नहीं किया ना, या हो गया ये 12th वालों के साथ? मैम हो गया ये। हो गया। फर्स्ट लेक्चर में कर लेते, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया प्लेनर मोशन, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा कि अगर सिंपल सी बात है, ट्रेजेक्टरीज स्ट्रेट लाइन ये सब होते हैं तो ये सब रेक्टिलिनियर होता है, कर्व होते हैं तो कर्वीलिनियर। और रोटेशनल मोशन के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो बता दो।
क्या बताया था मैम रोटेशनल मोशन? इसमें जो सेम एक्सिस ऑफ एंगुलर रोटेशन सेम पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से मूव करता है। सेम हो ओके, गया। और कोई स्टेटमेंट जो मैंने कहा कि जरूर याद रखना? मैं इसमें इसके एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। ओके, इसके अलावा? ये डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। इसके अलावा? रोटेशनल मोशन पार्टिकल्स भी रोटेट कर रहे होते हैं। और उनके बारे में कुछ बताया था? एक तो मैंने स्टेटमेंट पक्का बताया होगा, अगर मैंने आपके साथ मैम डिस्कस किया। कलेक्शन ऑफ सर्कुलर कलेक्शन मोशन। ऑफ यस 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 यस, वेरी गुड। मैंने बताया था कि हमेशा ध्यान रखना, रोटेशनल मोशन इज द कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ये बात हम नहीं बोलेंगे। प्लेन मोशन इन दोनों का सम होता है। इसके अलावा जो हमारा लास्ट डिस्कशन था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर था। नो मैम सेंटर ऑफ मास। ओ या आई एम एक्चुअली ये चैप्टर ना मेरा 3-4 जगह चल रहा है। हाँ जी बेटा। मैम मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही, आप आ रही। बोलो। मैंने वो कलेक्शन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन बहुत बार बोला पर सुना ही अच्छा, नहीं नहीं दे तब रहा। नहीं आई थी, तब नहीं आई थी भाई। आई थी हाँ किसी को? मैंने रिज्वाइन किया। ठीक है मैम। हाँ, तब मेरे को था। क्या ऐसा ऊपर वाली स्लाइड? ओके, एक बार देख लो फिर मेरे को बताना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना अच्छा, भी नहीं मास। हुआ? अच्छा, याद है तुमको वो डेफिनेशन? दैट्स कूल। ऐसे तुम क्लास के बीच तो बोलते नहीं हो कभी। मैम पहले बहुत बार बोल लिया ना तो इसीलिए अब याद हो गई। और उसकी डेफिनेशन मैम उसमें भी आई थी, फुल सिलेबस टेस्ट में आई थी। तो मैं जोर से नारायण लगा कितना मास और कहाँ पर है। यस ये मैम। डेफिनेशन इतनी खुशी हुई थी, इतनी ज्यादा खुशी हुई थी उस एक क्वेश्चन से। That's cool. Actually, I am going through the results and I really like Tanishka, your result. I mean, and I have literally like मतलब मैं चाहती हूँ तुम लोग अच्छा करो, तो बढ़िया करो। अभी बात करेंगे अलीशा उस बारे में। ओके। इतने आप मुझे सेंटर ऑफ मास के बारे में बताना। अलीशा, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, जो कल हमने बात की थी? हाँ बताओ अलीशा। मैम जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सेंटर पे आके जब अलाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास। देखो, सेंटर ऑफ मास ऐसे बताया था कि अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, तो वो पूरी बॉडी जिस टाइप का मोशन करेगी, जिस तरीके का मोशन करेगी, जो जो उसके डायनेमिक्स होंगे, वो सब कुछ उस एक पार्टिकल की होती है। हम उसी पार्टिकल को फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। कहते हैं ना, पूरी बॉडी को हटा के एक पार्टिकल बना दो, दैट वन पार्टिकल इज सेंटर ऑफ मास। इज दैट ओके? तो मैम मतलब उस पे सेंटर ऑफ मास पे सिर्फ एक ही पार्टिकल लाई करेगा। एग्जैक्टली मतलब वो एक ही पार्टिकल होता है या एक ही पॉइंट होता है जो वैसे बिहेव करता है जैसे वो इंटायर बॉडी उस फोर्स की वजह से बिहेव करेगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके ओके। ओके, या दैट्स कूल। तो सेंटर ऑफ मास हमको समझ में आता है, हमने वो जितना भी चीजें पढ़ी सब समझ में आती हैं हमको। आज हमारा क्योंकि मैंने कल आपको यही बताया था कि सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिफॉर्म बॉडीज के साथ कैसे डील कर सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म के साथ कैसे डील कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको मैंने फिर? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने बताया था कि अगर सेंटर ऑफ मास आपका इनिशियली रेस्ट पर है, कोई फोर्स नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इनिशियली रेस्ट तो फाइनली भी रेस्ट है ना। उस वजह से हमने चीजें देखी थी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था। ये चीजें हमने देख चुके हैं। आज Yes, जो मैं ma'am. आपसे बात करना चाहती हूँ वो बात करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया। देखो, इसको सबसे पहली बात आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जो उस दिन एनालॉजी पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि ये वाला जो है ये मास का एक तरीके से रेप्लिका है इस डिस्कशन के अंदर। दूसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पर डिपेंड करता है। तो अभी जो बच्चे बोल रहे थे ये कि कितना मास है और कहाँ पर है, एक्चुअली यही दो बातें हैं जिन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। वो आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा कि कितना मास है, ठीक है, कि कितना मास है
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कहां पर है। अभी जो कहां पर है इसका मतलब ये है कि फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां पड़ रहा है वो मास। ओके, दैट इज द पॉइंट। समझ आया? यस मैम। हम्म यस तो मैम। इसीलिए आपने अगर देखा भी होगा तो फॉर्मूला आपका जाता है mr² करके। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट? तो देखो ये m कितना मास है और r कहाँ है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसीलिए मैंने बोला था कि आप हमेशा इस चीज को फील करना, जब भी कभी आपसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे ना, हमेशा दिमाग में रखना कितना मास और कहां पर है, कितना मास और कहां पर है। अगर मैं जैसे कि ये एक स्टिक है और मैं मास को, देखो मैं स्टिक को जहां से मैंने पकड़ा हुआ है ना, इसको यहीं से मैं घुमाने वाली हूँ, ठीक है, यहीं से मैं घुमाने वाली हूँ। मैंने मास एक बार यहाँ पे रख दिया और एक बार यहाँ पे रख दिया। फील करके बताओ कि कहां पर ज्यादा इफेक्ट होगा, कहां पे ज्यादा तकलीफ होगी घुमाने में, बिकॉज दैट तकलीफ ऑफ घुमाना ना इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। बताओ। जहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। अगर आप एक बार ब्लॉक को यहाँ रख रहे हो, यहाँ घुमाना इजी होगा, और अगर यहाँ रख रहे हो तो डिफिकल्ट होगा। मैंने आप लोगों को आई गेस 12th वालों को भी एक वीडियो शेयर करी थी 11th की, जिसमें मैंने वो ऐसे बैग वगैरह दिखाया था, याद है? डंडा वगैरह पे बैग लगा के वीडियो बनाई थी। मैंने कमेंट भी करा था। या 11th वालों को तो याद होगा ही, 12th वालों को मैंने शेयर किया था कि मस्ट वॉच। तो मैम आपने करा था भाई तुम्हारे ग्रुप पे, तुमने नहीं देखा तो ये अभी बात सब करेंगे बोल सर। लेते मैम, मैंने अपने क्लासमेट्स को दिखाई ना तो वो बोल लेते हैं इतनी कूल फिजिक्स की टीचर हमें भी चाहिए। खैर उस वक्त मैं तो ज्यादा ही मुझे मजे एक में बार थी, सेंड कर तो मैंने मजे में दीजिएगा। क्या वो चीजें, ओके ओके बेटा, मैं एक बार फिर से सेंड कर दूंगी। वो चीजें थोड़ी फील कराने की थी कि वो डंडे से घूम कैसे रही है। तो मैंने एक डंडा लिया था, एक बैग लटकाया था, एक बार पास लटकाया था, एक बार मतलब एक बार दूर लटकाया था, एक बार पास लटकाया था, एंड देन आई शो दैट थिंग, ठीक है। या अब इसी पे एक क्वेश्चन है, सोचो आपके पास एक डिस्क है ऐसे, ठीक, और यहाँ पे एक और मतलब एक पूरा डिस्क है, इसमें इतना पोर्शन आयरन है और इतना पोर्शन वुड है, ठीक है। एक सेटअप तो आपके पास ये है, 11th वाला कोई बच्चा नहीं बोलेगा। एक सेटअप में आपके पास यहां वुड है और यहां आयरन है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूं कि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दोनों ही केस में वो इस तरह से सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। ये अलग सिस्टम हो गया, और इसके देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे आ गई, ठीक है। दिस इज सेकेंड केस। अब मुझे ये बताओ कि इनर्शिया इन फर्स्ट केस और इनर्शिया इन सेकेंड केस के बीच में यहाँ पे मैं क्या रिलेशन रखूं? मैम I2 ज्यादा होगा I1 से। inertia of first case. हाँ, क्या बोल रहे हो? I2 ज्यादा होगा I1 से। I2 ज्यादा होगा I1 से? Yes, ma'am. सब यही बोल रहे हैं I2 ज्यादा होगा I1 से? अलीशा, साक्षी? Yes, ma'am. Okay, मैम निगम एक ने जगह पे Yes, वुड ma'am. है और एक जगह आयरन है। मतलब एक मिनट आप एक बार थोड़ा वुड आयरन ही, मासेस सेम। एक बार आप देखो कि अंदर की तरफ वुड है, एक बार अंदर की तरफ आयरन है, पोजीशन चेंज करिए मटेरियल की बस। मुस्कान सेड इक्वल Mass होगा। same है मैम। मैम क्या बेटा? इक्वल होगा क्योंकि मैम फिर हमारा equal जो ही होगा दोनों इनर्शिया का। होता है वो सिर्फ मास पे और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है ना। तो मास अगर सेम है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम है तो हमारा सेम ही होगा इनर्शिया। आपने ना, ओके ठीक है, देखो आपने एक चीज मिस कर दी। आई सेड कहां पर है, आप ध्यान से देखो कि ये जो आयरन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बेहद पास है। ये अब ज्यादा मास पास में है, ज्यादा मास पास में है, तो आर स्क्वायर का फैक्टर बड़ा हो गया ना यहाँ पे बेसिकली, और वो पास में है। तो I1 जो है फर्स्ट केस में वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू I2। और रीजन क्या होगा? क्योंकि I2 में ज्यादा मास दूर है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने ये नहीं बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम कहां पर है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द क्वेश्चन, राइट अलीशा? बट मैम इसमें हम्म, मैम एक बार आपने बोला रिपीट कर मास दीजिए। इक्वल है दोनों का। क्या बेटा?
आपने बोला कि मास इक्वल है दोनों। मास इक्वल है। मैं देखो वही तो बोल रही थी कि सेम मास आप एक बार इतनी दूर पे टांगो और एक बार इतने पास पे टांगो, आप उसी में घुमाने का फर्क देख लो। अगर अभी आपके पास वाइपर और बाल्टी है ना, ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, यू विल फील इट सही में, कि जब आप बाल्टी को दूर रखोगे ना थोड़ा सा भी पानी भर के, तो तब घुमाना दिक्कत में होगा। उसको बिल्कुल जहां घुमा रहे वहीं के पास ले आओ और तब घुमा दो, देखो पूरा सब चीज घूम जाएगी। इस लेवल भी। अब मैम ये ठीक है एग्जांपल अलीशा, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ये वुड एंड आयरन का। देखो एक बार आयरन का टुकड़ा मैंने एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास रख लिया, वुड दूर कर दी, एक बार वुड को पास रख लिया, आयरन दूर कर दिया। तो जब आयरन दूर है तो आयरन ज्यादा मास है ना, तो बेसिकली मतलब एक आयरन ज्यादा मास दूर है, तो आर Yes, बड़ा हो ma'am. गया, आर बड़ा हो गया तो इनर्शिया बड़ा हो गया। आपको ज्यादा तकलीफ होगी सेकंड सिस्टम को घुमाने के लिए इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज थी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फील के साथ आती है। मैम अब इसके बाद बात करते हैं बेटा एक दूसरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की, एंड दैट इज टॉर्क। टॉर्क फोर्स का एनालॉजी है यहाँ पर, ठीक है। और बड़ी सिंपल सी बात ये करता है, ये कहता है कि अगर ये एक रॉड है आपके पास, ठीक है, आप ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन का बेहद महत्व होता है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये एक मैंने फोर्स लगाई एट सम थीटा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि इस फोर्स की वजह से कितना यहाँ पे टर्निंग आएगी। तो whenever you are trying to calculate the amount of turning, you are basically calculating the torque. टॉर्क की क्या है, अमाउंट ऑफ टर्निंग। अब ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपने फोर्स कहाँ लगाई है, यानी कि डिस्टेंस क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो फोर्स वाले पॉइंट का। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि फोर्स कितनी है। अब आप कहोगे फोर्स एफ है, और आंसर में कहूंगी गलत हो जाएगा आपका। फोर्स यहाँ पे आप एफ नहीं मान सकते। द रीजन बीइंग कि ये देखो, ये कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, राइट। एक बार टॉर्क रिपीट कर दो। मैंने बोला टॉर्क रोटेशनल फोर्स हो गया, एंगुलर फोर्स हो गया बेसिकली। टॉर्क बात करता है अमाउंट ऑफ टर्निंग की, कि किसी ऑब्जेक्ट में किसी एक्सिस के अबाउट कितना अमाउंट आपका टर्निंग का आया। अब इस एग्जांपल में आप देखो, आपके पास ये एक रॉड है, ठीक है। इस एक रॉड पे मैंने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाई, जहां पे ये एरो घूमा हुआ हो, इट मींस कि ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। अभी जो रॉड है ये आर लेंथ है इसका बेसिकली, ये डिस्टेंस आप कुछ भी मान लीजिए। मैंने इस पे एफ फोर्स लगाई मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब ये अमाउंट ऑफ टर्निंग जो है तीन बातों पे डिपेंड करेगा। पहली बात होगी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर आपने फोर्स लगाया यानी कि आर, कितना फोर्स लगाया यानी कि एफ, और किस एंगल पर लगाया यानी कि थीटा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मतलब आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो इन्हीं बातों पे डिपेंड कर रहा है, आर एफ साइन थीटा। हमेशा एक एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सोचिएगा। आपके घर में जो दरवाजा होगा उसका एक साइड वॉल के साथ फिक्स्ड होगा, उसी के अबाउट वो डोर खुलता मतलब खुलता होगा, मूव करता होगा। ये सुनो, Yes, ma'am. यस। यस मैम। अब आप दो डायरेक्शन में उस पर फोर्स Yes, लगाइए, ma'am. जैसे कि ये आपका डोर है, ठीक है। एक बार तो फोर्स ऐसे लगाइए, ऐसे परपेंडिकुलरली, ठीक है। और एक बार फोर्स आप ऐसे लगाइए कि इसको ऐसे खींच रहे हो। तो एक बात बताओ, ये जो एफ कॉस थीटा है इसको ऐसे खींच रहा है ना, Yes. और ये जो एफ साइन थीटा है Yes, इसको ma'am. घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। यस मैम। यस मैम। हाँ तो मैम। यही एक फैक्ट है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है फोर्स का वो टर्निंग प्रोड्यूस करता है। अगर कोई फोर्स उसी एक्सिस से पास हो रही है तो वो कभी भी उसे टर्निंग फोर्स नहीं दे सकती, टर्निंग नहीं दे सकती, टर्न नहीं करा सकती। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स रखा है बेटा। आर एक वेक्टर हो गया रेडियली आउटवर्ड, एफ हो गया फोर्स, इसको आप आर क्रॉस एफ भी बोल सकते हो, एंड दिस इज योर टॉर्क। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अगर आपको ये दो क्वांटिटी समझ में आते हैं तब अपन आगे चलते हैं, एक बहुत प्यारा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अभी आप देखो एक चीज मुझे बताओ, एक थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिस्क है मेरे पास, ठीक है। अब इस डिस्क को मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से घुमाऊं तो उसको घुमाने का जो तकलीफ है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, है कि नहीं?
यस मैम। अगर मैं एक बार इसको सेंटर से एक्सिस से घुमाऊं, एक बार टेंजेंट से घुमाऊं, और टेंजेंट भी एक बार ऐसे समझ लो, एक बार ऐसे समझ लो, तो हर बार अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करी है तो सेम ऑब्जेक्ट को घुमाने में इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। यस और नो? यस। तो अब मैं आपको कुछ डेफिनेट कुछ यूनिफॉर्म बॉडीज बताऊंगी, उन यूनिफॉर्म बॉडीज के कुछ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन बताऊंगी, और उन फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ इनर्शिया का वैल्यू बताऊंगी। पता है ये 5 बॉडीज होंगी और इनका तकरीबन आई गेस 10 या एटलीस्ट मतलब ऐसे समझ लो कि 15 के करीब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, और आपको ये वैल्यूज याद करनी है। कई बार नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि स्फेयर है, उसको टेंजेंट के अबाउट घुमाओगे तो क्या इनर्शिया आएगा। अगर आपको याद है तो आप आराम से आंसर कराओगे उसको, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर याद नहीं है तो आप सॉल्व करोगे, थ्योरम वगैरह लगाओगे, डिफिकल्टी में फंसोगे। ठीक है। दूसरी चीज इनको याद करना इसलिए भी जरूरी है, कई बार आपको एक अननोन एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने को, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोल देते हैं, तब भी आप अभी मैं आपको और टूल्स बताऊंगी, उनकी हेल्प से तभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे अगर आपको ये स्टैंडर्ड वाले याद होंगे। समझ रहे हो? तो अगला टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है। कूल? Yes. सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे रिंग का। ठीक है, वी विल डील विद रिंग। रिंग बैंगल वाला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अभी मेरी मम्मी है नहीं यहाँ पे, वरना मैं उनकी बैंगल ले लेती। तो बेसिकली बैंगल आप समझ लो भाई, ऐसा सा एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ये टेबल ना याद करनी बहुत मुश्किल नहीं है, याद करनी उस बच्चे के लिए मुश्किल होगी जो लॉजिक नहीं समझेगा। जो लॉजिकली चीजों को लेके चलेगा बहुत मजा आएगा उसको करने में। अब आप देखो, इन्होंने बोला कि एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है, उसके अबाउट इनर्शिया mr स्क्वायर है। ठीक, अब अगर किसी डायमीटर के अबाउट पास हो रही है, अब किसी डायमीटर के अबाउट पास होगी अर्थात कुछ ऐसी होगी, है ना, कुछ ऐसे पास होगी भाई, डायमीटर तो यही हुई ना। Yes. यस मैम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इतना मास और ये इतना मास, ये इसी एक्सिस पर आ गया। अगर ये इसी एक्सिस पर आई है तो इसकी वजह से रोटेशन इसमें, मतलब आर क्या हो गया, 0 हो गया भाई। अगर मैं एक्सिस पर ही कोई मास रख दूं तो उसके लिए तो आर 0 हो गया ना। कहां से आएगा इनर्शिया, mr स्क्वायर, आर तो है ही नहीं, राइट। अब आप देखो इसके बाद बाकी सारे मासेस दूर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर, फिर थोड़ा थोड़ा दूर, सबसे ज्यादा दूर यहां पर है। और आप ध्यान से देखो, अगर सेंटर से कोई जा रहा था तो उसके लिए तो हर एक मास ही इतना दूर था, आर रेडियस दूर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये 2 मास आर रेडियस दूर है, राइट। फिर कम होने लगेगा डिस्टेंस। यस और नो? यस मैम। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये चीज है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए, और देखो बिल्कुल कम है, हाफ mr स्क्वायर है, बस आधा हो गया। यस यस मैम। अब आप देखो एक ऐसा टेंजेंट जो कि इसके ही प्लेन में लाई कर रहा हो। अब एक रिंग है, 2D स्ट्रक्चर, एक प्लेन में लाई करी, लेट्स से XY प्लेन में लाई कर रही है। अब आप इस पे देखो, एक टेंजेंट तो ये हो गई कि आप ऐसे बना दो, ये देखो ये टेंजेंट हो गई कि आप एक ऐसे बना दो, जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में ये टेंजेंट लाई कर रही है। और एक तरीका क्या हो गया कि आप इसकी परपेंडिकुलर टेंजेंट बना दो, है ना, समझ रहे हो? थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। यस, तो अगर एक ऐसी टेंजेंट जो उसी प्लेन में है तब आपके पास इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर आ रहा है, और अगर परपेंडिकुलर चली गई है तब 2 mr स्क्वायर आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और यू विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। एक ही चीज को घुमाने में देखो कितनी कितनी डिफरेंट डिफरेंट तकलीफें हो रही हैं अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से घुमा रहे हो। क्या समझ में आया? मैम एक बार डायमीटर वाला बता दो। ओके, डायमीटर इज लाइक कि अब थोड़ा सा आप इमेजिन करना कि ये जो चीज है ये यहाँ से हॉलो है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करना कि एक रिंग है, डायमीटर के अबाउट ऐसे हो गया। जैसे ये जो एक्सिस है ना, ब्लैक ये जो पेन है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और इसको मैं ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. यस, और अब आप ध्यान से देखो कि जब मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है, जब इस एक्सिस को मैंने ऐसे रखा तो इसका कुछ मास तो इसी एक्सिस पे आ गया, तो उसकी वजह से तो इनर्शिया आएगा नहीं, और जो बाकी मास से है वो उससे देखो थोड़ी सी दूर, बड़ी दूर, थोड़ी दूर, सबसे ज्यादा दूर यहाँ पर हुआ, फिर डिस्टेंस कम होने लगा। जबकि जो चीज यहाँ सेंटर से पास हो रही है उसके लिए तो हरदम सारे मासेस r डिस्टेंस दूरी है,
यस मैम। यस, बस वही चीज आपको बतानी थी। अब आ जाइए सेम सा डिस्कशन लेके यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क में। डिस्क मतलब ऐसे जहां मास हर जगह है। जब आप सेंटर से पास कराओगे तो हाफ एम आर स्क्वायर आएगा। अब बताओ कितनी लॉजिकल बात है ये। जब पहले रिंग था तो सारा मास आउटर बॉडीज मतलब आउटर पार्ट पे था, सर्कमफ्रेंस पे था, बीच में कुछ भी नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो वही मास बीच से भी जा रहा है, तो थोड़ा सा मास उसी पे लाई करेगा, थोड़ा मास दूर दूर दूर, थोड़ा दूर, सबसे ज्यादा दूर, तो इनर्शिया कम होगा ना। यस मैम। फिर देखो डायमीटर के अबाउट और कम हो गया, टेंजेंट उसी प्लेन में हो तो इतना, और परपेंडिकुलर हो तो इतना, राइट। थोड़ा सा लिंक करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलें आगे। अब बात करते हैं थिन यूनिफॉर्म रॉड की। थिन यूनिफॉर्म रॉड, लेट्स से कि ये एक रॉड है। हाँ जी साक्षी। मैम पीछे वाली साइड पे जो आपने फर्स्ट पार्ट लिखा है उसमें भी तो परपेंडिकुलर लिखा है, वो mr²/2 है। कहाँ लिखा है? जो सेंटर से पास हो रही है ना। और मैम ये वाली परपेंडिकुलर भी तो चीज, लिखा था। एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हाँ, तो उसमें भी तो प्लेन की परपेंडिकुलर थी ना। रिंग ये है, प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जा रही थी। ओके। हम्म अब आ जाइए यूनिफॉर्म रॉड पे। जस्ट कंसिडर कि ये यूनिफॉर्म रॉड है, ऑल्दो वैसा स्ट्रक्चर है नहीं, बट मेरे पास यही था नियरेस्ट एक रॉड जैसा। ठीक है, ऐसी एक रॉड है। इस पे एक्सिस को पास कराने के दो तरीके हैं। एक तो आप बिल्कुल ऐसे सेंटर से पास करा दो, ठीक है, सेंटर से पास करा दो। एक किसी भी एक एंड पे रख लो, चाहे इस एंड पे चाहे इस एंड पे। अगर आप इस एंड पे रख रहे हो तो आप इसको ऐसे घुमाओगे, राइट। Yes. यस, और अगर इस पे रख रहे हो तो इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे। तो बेसिकली आपके पास दो घुमाने के तरीके हैं, उनके हिसाब से यस मैम। आप खुद ही सोच लो कि इस वाले केस में जब एक्सिस एक Yes, एंड से ma'am. पास हो रहा है तो पूरा का पूरा मास उसके पास है, इसमें ज्यादा मास दूरी पर भी है, तो इसीलिए ये ml²/3 आया। अब आप जब यहां से पास कराओ तो सारा मास आसपास ही है ना, दैट्स व्हाई यू विल गेट ml² + ml²/12, राइट। यस मैम। राइट, तो एक बार इधर से पास करा दिया, एक बार इधर से करा दिया। अब बात आती है सिलेंडर की, वो भी हॉलो वाला और सॉलिड वाला। अब देखो कितना कितना लॉजिकल ये चीजें जाएंगी थोड़ा सा अगर आप देखो तो। जब आप हॉलो सिलेंडर की बात करोगे तो ऐसे सोचो कि मैंने एक रिंग ली, उसके ऊपर एक और रिंग रखी, उसके ऊपर एक और रिंग, ऐसे बहुत सारी रिंग रख दूं तो क्या हॉलो सिलेंडर नहीं बन जाएगा? यस। यस मैम। आप एक Yes, सिक्के ma'am. के ऊपर और सिक्के 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 रखते जाओ तो वो एक सॉलिड सिलेंडर नहीं बन जाएगा और खाली एक सिक्का डिस्क हो जाएगा, है कि नहीं? यस मैम। तो आप ध्यान से Yes, देखो, ma'am. हॉलो सिलेंडर का उसके एक्सिस पे mr² ही आ रहा है जो रिंग का था, और सॉलिड सिलेंडर का हाफ mr² ही आ रहा है जो कि डिस्क का था, राइट। यस मैम। अब इसमें बस एक चीज है, इसको आप बस याद कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए बट फिर भी आ जाए तो याद रख लेना कि सॉलिड सिलेंडर के लिए है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? यस मंजू। एल लेंथ ऑफ रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, या रॉड की लेंथ है। ओके चलिए अब बात करते हैं हम लोग हाँ इस वाले केस की। देखो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर का अपना भी एक एक्सिस होगा जिसे आप एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलोगे। अगर मैं सेंटर से एक ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन लूं जो इस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उसके अबाउट ये इनर्शिया आपको मिलेगा। समझ आया क्या? मैम एक बार रिपीट करना। हर एक सिलेंडर का अपना एक एक्सिस है जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाया है या ब्रोकन लाइन से बनाया है। अगर मैं उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस लूं, ठीक है, जो कि सेंटर से पास हो रहा हो, तब आपको ये इनर्शिया मिलेगा mr²/4 + l²/12, where l is the length of this cylinder and r is the radius of this cross sectional area। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है ना? ओके मैम। ओके लेट्स कम टू द फिफ्थ फिगर एंड दैट इज सॉलिड स्फीयर। अगर डायमीटर के अबाउट है तो 2/5 mr² है, टेंजेंट के अबाउट है तो 7/5 mr² है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट PYQ के ईयर कौन सा है, बट दिस इज द PYQI,
एज फार एज आई कैन रिमेम्बर राइट नाउ। ठीक है, ये एक PYQ था। उन्होंने बोल दिया था कि आप ये बताओ कि एक सॉलिड स्फीयर जो कि एक टेंजेंट के अबाउट रोल करता हुआ आ रहा है, तो उसका इनर्शिया कितना होगा? 7/5 mr² होगा। ठीक है, ओके मैम। मैम ओके। देखो वैसे तो पता है बहुत ही क्लियर कट आपके सिलेबस में चीजें दे रखी हैं कि प्योर रोलिंग नहीं है तो नहीं है, लेकिन इन केस अगर चीजें आ जाएं, ठीक है, तो आपको ना कभी भी डरना नहीं है। जो आपने ट्रांसलेशनल में पढ़ा है, मतलब जो आपने लीनियर चीजों में पढ़ा है ना, वही चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको लीनियर में बताया कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, गलती से, वैसे ऐसे होगा नहीं, बट अगर गलती से आपसे वो बोल दे रोटेशनल के बारे में, तो क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵² लिख पाओगे? यस मैम। है ना? तो सोचो मैं अगर आपको यही बोल दूं कि एक स्फीयर है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल करते हुए आ रहा है, तो उसका इनर्शिया 7/5 mr² रख के ओमेगा निकाला जा सकता है अगर आपको वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे दे। एक छोटा सा मैं यस सिर्फ मैम। एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ कि आप बिल्कुल ब्लैंक ना रहो। Yes, चीजें ma'am. अगर आ गई तो अपने मतलब अपने फायदे में ले सकते हो उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर वन। चलिए, तो ये इनर्शिया से जो आपको पता होने चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि इसके अलावा भी चीजें आ जाती है जिनके बारे में हमको नहीं पता होता है ना। कुछ ऐसी एक्सेसेस दे दी जो पता नहीं पास हो रही है नहीं हो रही है सेंटर से, किसी और ही पॉइंट से पास हो रही है, उसके अबाउट वो ऑब्जेक्ट घुमा रहा है। अब आपको रॉड के केस में उन्होंने ये वाला एक केस बताया, ये वाला केस बताया, क्या ये एक्सेस नहीं हो सकता? क्या ये एक्सेस नहीं हो सकता? घुमाना हमारी मर्जी, हम कहीं से भी घुमा दे, है ना। तो जब हमारे पास ये रैंडम चीज आए तो उसके इलाज के लिए पहले तो हम आपसे ये बोलेंगे कि ये जो 5 चीजें हैं, 5 बॉडी और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी एक्सेस ऑफ रोटेशंस थी, आप इनको याद कर लो। ठीक है, एक बार आपने इनको याद कर लिया, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज होगी। अब मैं आपको डील करना सिखाती हूँ कि इनकेस कोई और एक्सेस दे दे तब क्या करो। ठीक है, तो इनकेस अगर आपको कोई और एक्सेस दे दे, उसके लिए हमारे सिलेबस में 2 थ्योरम है कि हम उन थ्योरम्स के साथ इसको डील कर लें। कोई समस्या यहां तक हो आपको तो आप बता दो, अदरवाइज फिर थ्योरम पे काम करते हैं। नो मैम, क्लियर। चलिए, तो बेसिकली वी विल हैव 2 टाइप्स ऑफ 2 थ्योरम्स हियर। एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, और एक है बेटा हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है कि IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। अभी देखेंगे ZXY क्या है। और अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो इसका भी स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है कि इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस MA²। अभी हम देखेंगे बारी बारी से कि इनमें चीजों का क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, देखो इन थ्योरम्स को यूज करने के लिए कुछ मतलब कुछ बातें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के अंडर आप ये स्टेटमेंट्स का यूज कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में एक पॉइंट है कि आप जिन भी बॉडीज के लिए इसको अप्लाई करो वो 2 डायमेंशनल ही होनी चाहिए, एक लेमिना वाला स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। तो बेसिकली ये 3D के लिए आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये वो बॉडी है जिसका मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आपने एक एक्सिस लिया है, लेट्स से आपने एक लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे कुछ लिया इनर्शिया, लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस है। तो अब आप जो इसमें दूसरा वाला एक्सिस ले रहे हो वो 110% इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये होना ही चाहिए। फिर थर्ड बात क्या है कि आपने अभी जो z एक्सिस लिया है, ठीक है, जो भी आप ये z एक्सिस ले रहे हो, दैट z एक्सिस should be perpendicular to x and y axis, okay, and
एक और यहाँ पे पॉइंट होता है, इट इज सपोज टू बी, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी ऑल्सो। ठीक है, जो ये बॉडी है इसके भी परपेंडिकुलर, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर आपका जी होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। ठीक, ओके तो अब जाके आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, वो वाली एक्सिस जो प्लेन के भी परपेंडिकुलर है उसका इनर्शिया आप प्लेन में लाई कर रही दो परपेंडिकुलर एक्सिस के सम से निकाल सकते हो, तब ये स्टेटमेंट आपके पास आता है। समझ आया क्या? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Let's come to the second theorem, and that is parallel axis theorem. ठीक है, इस थ्योरम के अंदर इसके अंदर हमारे पास एक मतलब ईज है, एक प्रिविलेज है कि आप इसे किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूज कर सकते हो, नो मैटर वेदर इट इज ऑफ 2D और 3D डायमेंशन। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज इसमें एक बात बोली गई है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन 110% सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। ठीक है, वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। दूसरी चीज ये कि जो ये दो एक्सिस हैं दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, अब जरा एक बार डायग्राम बनाते हैं और फिर बात करेंगे। सो लेट्स से ये वो रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब इस रिजिड बॉडी में मैंने ऐसे बोल दिया कि बेटा सेंटर ऑफ मास ये है, तो एक एक्सिस तो आपका इधर से पास होना चाहिए, एक पास कर दो इधर से एक्सिस। ठीक है, इसके अबाउट इनर्शिया को मैं इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास बोल रही हूँ। ठीक है, अब आपने कोई भी रैंडम एक्सिस ले ली, कोई भी, सपोज आपने ये एक्सिस ले ली, तो ये जो एक्सिस है ये पैरेलल होनी चाहिए इस वाली सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस की, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा देखो, इनके बीच में कई सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, आपका मन किया ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन क्वेश्चन बोलेगा कि अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है तो गो फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्थ कंडीशन यही हो गई कि a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ठीक है, यस मैम। okay, and m is the mass of this body, and that's why I got this statement that I is equals to inertia about center of mass plus ma square. समझ आया क्या? यस मैम। Okay, let's do few questions. इसका सिर्फ एक important यही point है, just remember, I think remember की स्पेलिंग मैंने सही लिखी हो, the conditions। का फॉर्मूला बताना क्या? मैम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला। इनर्शिया जो भी आपको चाहिए, जैसे कि मुझे इस पिंक वाली एक्सिस के अबाउट इनर्शिया चाहिए था, तो इनर्शिया इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास वाला इनर्शिया प्लस ma स्क्वायर। ठीक है, ओके मैम, डन। ओके। टाइम ही नहीं दिया इस क्वेश्चन में। 1 मिनट है बस, बाय डिफॉल्ट टाइम 1 मिनट ही है। मैम आपके ये जो डायग्राम में देखो ना, स्कैनर अभी भी है।
तुम कितनी बारीक चीजें ऑब्जर्व करते हो ना कि उनमें जो रिंग बन रही है ना उनसे एक्सेस पास हो रही है, उसका इनर्शिया बता दो तुम गुंजन। बताओ साक्षी। मैम 4 mr स्क्वायर आ रहा है मेरा। ओके अलीशा, किसने, अनु ने हाथ उठाया था, अनु आप बताओ। मैम 4 mr स्क्वायर। ओके मैम मैं बताऊं? निगम। मेरा 3 आ रहा है। 4 mr। ओके हाँ गुंजन क्या आ रहा है? मेरा डी ऑप्शन आ रहा है मैम। स्कैनर देखो। और अंशिका? 3 आ रहा है मेरा। मैम सी आ रहा है। सी मतलब 16/5 mr स्क्वायर। ओके एक ऑप्शन और बचा है मैम, वो भी बोल दो। मुस्कान आपका क्या आ रहा है? मैम 4 mr स्क्वायर। ठीक है मुस्कान, एक काम करना, आज ना क्लास के बाद एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना, हेलो हाय कुछ करके, ये देन आई वांट टू टॉक टू यू। ओके मैम। ओके एक बात बताओ, मैम मेरा Let- सेकंड ऑप्शन आ रहा है। okay let's call it as first ring, this would be your second ring, this would be your third ring। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट रिंग के सेंटर से पास हो रहा है, सेकंड रिंग के सेंटर से नहीं पास हो रहा, थर्ड रिंग के सेंटर से पास नहीं हो रहा, बट टेंजेंट से पास हो रहा है, राइट? यस मैम। Yes। ठीक है अब जरा हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इनर्शिया निकाल लो ड्यू टू रिंग 1, दैट वुड बी 2/3 mr स्क्वायर। इसमें इसको हॉलो हम कंसिडर करेंगे, मैंने सॉलिड कंसिडर करा था। नहीं नहीं, स्फेरिकल शेल बोला हुआ है, व्हाई वुड बी कंसिडर सॉलिड वन? शेल्स तो हॉलो होती है ना। जब हम I2 की बात करेंगे या I3 की बात करेंगे, मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। अब आप देखो, जैसे कि ये एक रिंग है या वो शेल है, यहाँ से सेंटर से पास हुआ, ये हो गया इसके सेंटर का एक्सिस, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सही है, और ये इसकी पैरेलल है। तो अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे ना आर के लिए, तो आप इसको 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर लिख दोगे। और ऐसा यस मैम। आप क्योंकि दोनों एक्सिस हैं तो आप 2 बार करोगे, तो आप और की जगह यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ इंटू 2 कर दो, ठीक है? जस्ट ऐड दिस 2, तो टोटल इनर्शिया हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 mr स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 10/3 mr 10 mr स्क्वायर। स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो 12/3 mr स्क्वायर हो जाएगा, इन द एंड यू विल गेट 4 mr स्क्वायर व्हिच इज योर ऑप्शन बी, राइट? Yes ma'am। Let's come to this question. And yeah, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन और, एक काम करो इसको होमवर्क में ले लो, ये इजी है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं ऐड कर दूंगी स्लाइड को। ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। अभी टाइम हो रहा है 8:05, 8:06 तक कर दो, ठीक है? देन आई विल आस्क। क्वेश्चन तो आपने पहले भी कराए है ना? मैम Yes. ये ऑप्शन को तो सही से लिख दो। भाई मैंने जहां से कॉपी मारा था, कॉपी करा था क्वेश्चन, वहां से ऐसे ही है, वहीं से स्क्रीनशॉट ले दिया मैंने। मैं अपने हाथ से वो फोटोज क्लिक करके PYQ सेशन में ऐड करूंगी, जो तुम्हें अच्छी लगती है ना, जिसमें लाइट कम होती है, कभी कभी ब्लर होता है। क्या मुस्कान? मैम एमटीजी के। MTG वाले।
हाँ गुंजन बताओ आपके क्या आ रहा है? गुंजन यू रेज्ड योर हैंड ना बिकॉज यू वांट टू शेयर योर आंसर. बताओ क्या आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी या ई? सी आ रहा है. ओके. अनु आपका क्या आ रहा है? मैम मैं आंसर बोल दूं? मुझे ना ठीक ऑप्शन समझ में नहीं रहा। डी ऑप्शन है w विद इन ब्रैकेट d माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x. मैम मेरा आ रहा है WD माइनस WX बाई D। विच मीन्स ऑप्शन डी. तनिष्का, अच्छा। मेरा भी सेम ही आ रहा है। अलीशा, मैम ए आ रहा है। साक्षी ए, मुस्कान मैम ए। ओके, एहसान का डी आ रहा है. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या है. लेट मी चेंज द इंक एंड देन वी विल डिस्कस. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस रॉड. ठीक है, बेसिकली नाइफ एजेस आपने प्रैक्टिकल में देखी होंगी, तो आजकल आपको प्रैक्टिकल का दौर चल रहा है तो आपने चीजें देखी होंगी ऑफ कोर्स. बोला जा रहा है कि इस रॉड को बैलेंस करने के लिए वी यूज टू नाइफ एजेस इस तरीके से, एक ए एक बी. तो बेसिकली रॉड फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं है, इन दो नाइफ एजेस पर बैलेंस्ड है. द थिंग इज कि ए और बी हैज, ये दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस दूर है. ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, जो कि यहाँ पर होना चाहिए एट L/2 बेसिकली, लेकिन L का हमें कोई जिक्र नहीं देगा तो हम भी नहीं लिखते. ये जो सेंटर ऑफ मास है ये नाइफ एज ए से x डिस्टेंस दूर है. ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आप नॉर्मल रिएक्शन बता दो ए पर कितना होगा. तो एक बात बताओ, मैंने आपको बोला है कि नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स. हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी देखा था. एक कांटेक्ट फोर्स हमेशा तभी आती है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रखे होते हैं. तो एक हो गया आपका सरफेस ये, मतलब एक रिएक्शन यहां से आ गया, एक रिएक्शन आपके पास यहां से आ गया. अब इन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है. देखो जब भी कभी इक्विलिब्रियम की बात होती है तो हम उसे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अभी जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है इक्वेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम है. ठीक है, ये दो टाइप का होता है. एक होता है आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक होता है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम. जब भी आपसे इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम डिस्कस किया जाएगा तो वो बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही आपसे बोला गया होगा. ट्रांसलेशनल का मतलब है कि नेट फोर्स इन एवरी डायरेक्शन इज जीरो, वेदर इट वुड बी योर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन. ठीक है, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा. यानी कि आप क्या करोगे, आप सारे फोर्सेस को देखोगे, एक्स कॉम्पोनेंट्स पे बैलेंस कर दोगे, वाई कॉम्पोनेंट, जी कॉम्पोनेंट के साथ. ठीक है, कि जितना प्लस जी में है और जितने माइनस जी में, दोनों को इक्वेट कर दोगे. समझ में आ रही है ये वाली बेसिक सी बात? यस मैम. यस मैम। अगर किसी को डिफिकल्ट पड़ी है तो बता देना. नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे. रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और ये सारी बातें सेंटर ऑफ मास की होंगी. जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये बोलता है कि नेट टॉर्क इज जीरो. अब टॉर्क हमेशा बेटा एक पॉइंट के अबाउट होता है, तो वो जो पॉइंट है वो आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो, एनी पॉइंट. ध्यान रखना ऐसा पॉइंट लेना जो हमारे लिए एक कैलकुलेशन को ईज दे. ठीक है, इजी करे कैलकुलेशन को. तो आई विल कंसिडर कि टॉर्क अबाउट पॉइंट बी इज जीरो. तो टॉर्क बी से जो भी फोर्स जा रहा होगा उसकी वजह से जीरो हो जाएगा. अब बाकी सारी फोर्सेस की वजह से टॉर्क पॉइंट बी पर आप निकालो. एक बात बताओ, एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, एक ही सेंटर ऑफ मास से वेट भी तो लग रहा होगा ना, जो कि इस पॉइंट बी से डी माइनस एक्स डिस्टेंस पर होगा. तो आपके पास जो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो W और NA है ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हैं ना. यस मैम। यस तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि NAD इज इक्वल्स टू W D माइनस एक्स. और यहां से देखो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, इसके वजह से आपके पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ गया. नॉर्मल रिएक्शन एट A इज इक्वल्स टू W D माइनस एक्स बाय D. इतना तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताया था इसलिए डिस्कशन हुआ, वरना वो तो एक पेज का था ही. ओके, दिस इज योर आंसर. Thank you so much for being so nice. In next class we will discuss PYQs. ठीक है, PYQs का सेशन होगा. इससे पहले अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी, हाँ मुझे एक लेक्चर का आई गेस जरूरत पड़ेगा, तो वो देख लेंगे हम.
उसमें हम एंगुलर मोमेंटम और उसका एक मिनट लास्ट कंजर्वेशन स्लाइड डिस्कस दिखा कर लेंगे। एक सेकेंड बेटा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम प्लस पी बाई क्यू, या फिर खाली एंगुलर मोमेंटम को अपन डेडिकेट कर देंगे लास्ट अगला लेक्चर। नहीं नहीं ऊपर वाली। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच, जस्ट कंप्लीट मैम द रिचुअल। मैम मैं समराइज करूँ? मैम अरे मुझे नहीं एक नहीं, चीज आज और तो पूछनी थी। हाँ बोलो। जैसे बाय हम मैम। टॉर्क लेते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो जिस हम्म, पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं उसके जो बचे हुए दो फोर्सेस होंगे हम उसको लेंगे ना, और वो डिस्टेंस कितना होगा उस पॉइंट से, वो डिस्टेंस हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जैक्टली क्योंकि आप जिस फोर्स को उसी पॉइंट से जो पास हो रहा होगा उसके लिए तो आर जीरो हो गया ना, तो टॉर्क जीरो हो गया। आप एक बार कोई एक एग्जांपल लेके मेरे को बस हल्का सा पॉइंट ऑफ टॉक में बता दो, कैसे मतलब कैसे निकालेंगे उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मेरे को, क्योंकि ना जब क्वेश्चंस कर रही थी ना मैं पीवाई की तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी टॉर्क निकालने में। देखो, जैसे कि इस केस में मैंने बी के अबाउट जीरो बोला, तो आपने टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, लेट मी चेंज द इंक। अब इस पॉइंट बी के लिए ये जो एन ए है ये कितनी दूर है परपेंडिकुलरली, डी डिस्टेंस दूर है, राइट, और यस मैम। परपेंडिकुलर है, इसलिए जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो जो साइन थीटा आएगा वो इन दो के बीच का एंगल होगा, जो कि 1 हो जाएगा सिंस थीटा इज 90 डिग्री। यस मैम। तो आप सिंपल आर इंटू एफ करोगे। अब डिस्टेंस कितना हो गया डी, तो मैंने आर की जगह डी रख दिया। एफ कितना है, नॉर्मल रिएक्शन ए रख दिया। देखो ये हो गया टॉर्क अबाउट पॉइंट बी ड्यू टू एन ए, इसमें हम राइट। माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे? माइनस साइन, अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो उसके लिए मैंने जीरो कर दिया ना, इज इक्वल टू जीरो रख दिया। बेसिकली ये इधर ही आ रहा होता। वो आप ये बोल रहे हो कि मैम एंटी क्लॉकवाइज अगर टॉर्क है तो वो बाय नोशन नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव होगा। तो आप उसको वैसे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो के इक्वल जाके फिर भी नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। ओके। हाँ, फिर आप W को देखोगे तो W इससे D माइनस एक्स डिस्टेंस दूर है, अगेन 90 डिग्री है तो साइन 90 1 हो जाएगा। फोर्स आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। बोलो अलीशा। यस मैम। ठीक है, अब अगर आप फिर भी किन्हीं क्वेश्चंस को लेकर डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो आप वो क्वेश्चंस का फोटो मेरे को भेज देना, मैं उनको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम के उसमें ले लूंगी, ठीक है। सृष्टि नहीं है, सृष्टि आज सृष्टि को कहा था मैम वो नहीं तो है तो फिर थर्मोडायनेमिक्स में करेगी ना। अच्छा तो कर दो तुम। मैम आपने पहले आज रिजिड बॉडीज बताई थी, और रिजिड बॉडीज में आपने बताया था कि वो बॉडीज जिनका मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, रिजिड बॉडीज होती हैं, पर वो आइडियल कॉन्सेप्ट होता है। और फिर उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ मोशन बताए थे, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और प्लेनर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में दो मोशन बताए थे मैम आपने, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन प्लस पैरेलल लाइंस जो होती है, वो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन करती है। और कर्वीलिनियर में जो है पैरेलल और कर्व हो जाता है, तो कर्वीलिनियर मोशन शो करती है। रोटेशनल मोशन कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन होता है, और प्लेनर मोशन ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को प्लस करके आता है। फिर उसके बाद मैम आपने टॉर्क बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था कि कितना मास है और कहाँ पर मास है, कितना मास है वो m बताता है और कहाँ पर है वो डिस्टेंस बताता है r स्क्वायर, और इसकी SI यूनिट बताई थी आपने किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने टॉर्क बताया था, टॉर्क इज अमाउंट ऑफ टर्निंग। मैम मतलब जैसे आपने डोर का एग्जांपल दिया था, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो टर्निंग प्रोड्यूस करता है, और जो एक्सियल कंपोनेंट होता है वो कोई टर्निंग प्रोड्यूस नहीं करता, और डिपेंड करता है ये डिस्टेंस पर और परपेंडिकुलर फोर्स पर और एंगल पर। और उसके बाद में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडीज का बताया था, जिसमें रिंग का बताया था आपने, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का बताया था, फिर यूनिफॉर्म रॉड का बताया था, फिर सॉलिड सिलेंडर का बताया था, और हॉलो सिलेंडर का बताया था। हॉलो सिलेंडर का रिंग की जैसा ही होगा, क्योंकि रिंग को ही हम एक के ऊपर एक रख के हॉलो सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करते हैं, और सॉलिड सिलेंडर का डिस्क की जैसा होगा। फिर उसके बाद आपने थ्योरम्स बताई थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताई थी, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई थी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा, और मैम इसकी कंडीशंस होती है जब बॉडी 2D होगी या फिर लेमिनार बॉडी होगी, और एक्स और वाई एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्स और वाई एक्सिस के, और उसकी प्लेन में भी लाई करना चाहिए। और फिर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई थी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे यूज की जा सकती है, 2D हो या 3D, और एक एक्सिस जो है मैम उसके सेंटर ऑफ मास से पास जरूर होनी चाहिए, और बाकी दो एक्सिस जो होती है वो पैरेलल होनी चाहिए अपने एक दूसरे के।
और ए जो हम उसके बीच का डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, पर हम अपनी कैलकुलेशन के इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं इसका ए, और इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास प्लस ma स्क्वायर। वेट साक्षी, हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे। मैंने ये बोला था कि डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, तिरछा ले लो, किसी भी एंगल पे ले लो, लेकिन जो डिस्टेंस अपन कंसिडर करेंगे वो सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, राइट? ओके मैम। ओके, अब आगे बताओ। मैम फिर उसके बाद आपने क्वेश्चंस कराए थे, ये 4 क्वेश्चंस कराए थे, इसमें आपने एक टॉक का क्वेश्चन कराया था, बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन कराए थे। मैम कुछ भी नहीं छोड़ा। वेरी सारा नाइस, बता वेरी ब्यूटीफुल, बढ़िया, सारा बता दिया। आज की क्लास की समरी साक्षी ने करा दी। अंशिका, आप 12th क्लास में हो कि 11th क्लास में हो? मैम मैं 12th में हूँ। हाँ, तो कल का अंशिका बताएगी, कल का नहीं, परसों का, जब अंशिका की क्लास होगी। ओके ठीक है, मैम। ओके, चलिए। Now please complete the ritual so that I can switch off the video. Good night, Ma'am. sir. बाय मैम। Bye bye.